हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने कंपनी के अर्थ के बारे में बताया था, अंशों के निर्गमन के बारे में बताया था। इस कक्षा में हम बात करेंगे कि अंश जो निर्गमित किए जाते हैं उसमें जो अयाचित कॉल होती है, जो अयाचित अंश होते हैं उनके ब्याज के संदर्भ में बात करेंगे। उन पर ब्याज कैसे लगा हम सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम कॉल इन एरियर, इस क्लास में हम मेनली कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के बारे में बात करेंगे और उन पर लगने वाले ब्याज की बात करेंगे। अग्रिम दत्त तथा बकाया याचनाएं तथा उन पर चुकाए जाने वाला ब्याज। एक बार तो कंपनी ब्याज रिसीव करती है और एक बार अंशधारी को कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। तो आज हम इन दोनों के संदर्भ में बात करेंगे इस कक्षा में। बकाया अदत्त याचनाएं वे याचनाएं होती है जो कंपनी के संचालकों द्वारा मांग ली गई है परंतु अंशधारियों द्वारा उनका भुगतान नहीं किया गया है। इसके विपरीत अग्रिम याचनाएं वे याचनाएं होती है जो संचालकों द्वारा मांगने से पहले ही अंशधारियों द्वारा चुका दी गई हैं। कंपनियां अपने पार्षद अंतर्नियमों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अंशधारियों द्वारा अग्रिम दत्त मांगों पर देय तथा बकाया मांगों पर प्राप्य ब्याज की दरों के संबंध में प्रावधान करती है। अंतर्नियमों में याचनाओं के संबंध में ब्याज की दर संबंधी विशिष्ट व्यवस्था के अभाव में अनुसूची फर्स्ट की तालिका एफ के निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। कंपनी द्वारा अंशधारी को अग्रिम याचना राशि जमा कराने की तिथि से संबंधित याचना देय होने की तिथि तक की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अग्रिम याचनाओं तथा इनका बकाया ब्याज चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में चालू दायित्वों के शीर्षक में दर्शाया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50 के अनुसार अंतर्नियमों में प्रावधान होने पर ही अग्रिम याचनाएं स्वीकार की जाती हैं। अंतिम खाते बनाते समय इन याचनाओं को समता एवं दायित्व पक्ष में चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। ये याचनाएं पूंजी का हिस्सा नहीं होने के कारण इन पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो याचनाएं अग्रिम दी जाती है उन पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि ये अभी पूंजी का हिस्सा नहीं बनी है। और इन पर जो ब्याज जो कंपनी द्वारा जो अंशधारियों को दिया जाएगा, जिन्होंने ये याचनाएं अग्रिम दे दी है, पहले से दे दी है, एडवांस में दे दी है, क्योंकि कंपनी के पास ये राशि जमा हो जाती है, इसीलिए वह इन पर अगर अंतर्नियमों में ब्याज दे रखा है तो उस हिसाब से वो ब्याज देगा, नहीं तो जो टेबल एफ शेड्यूल 1 का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अंशधारी को 12% की दर से प्रतिवर्ष 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी। इसके विपरीत कंपनी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अंशधारियों के भुगतान न करने पर उक्त देय तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। बकाया याचनाओं पर उपार्जित ब्याज को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्तियों के शीर्षक में दर्शाया जाता है। बकाया याचनाओं का लेखांकन करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कंपनी द्वारा की गई याचनाओं का नाम शेष ही बकाया याचनाएं हैं। परंतु हम कर भी सकते हैं और बकाया याचनाओं ऐसी दशा में बकाया याचना खाता खोलकर समस्त याचनाओं को बकाया राशि में उसे इनाम कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है और संबंधित याचना खाते में जमा कर दिया जाता है।
इसकी जो प्रविष्टि है वो इस प्रकार करेंगे, जो कॉल इन एरियर्स की प्रविष्टि है वो इस प्रकार करेंगे, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। इसके संबंध में भी जो जैसे आवंटन के संबंध में कॉल इन एरियर हो जाता है तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के संबंध में प्रथम याचना के संदर्भ में है तो वो फर्स्ट कॉल में चला जाएगा। सेकंड कॉल के संबंध में अगर याचना देय है तो सेकंड कॉल में डेबिट हो जाएगा। इसका हम नरेशन जो है वो इस प्रकार लिखते हैं, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड शेयर सेकंड कॉल अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। और बकाया याचनाओं की राशि को चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में प्रार्थित एवं पूर्ण चूकता या प्रार्थित एवं पूर्ण चूकता नहीं पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। उसी प्रकार जब हम अग्रिम याचनाओं की बात करते हैं तो अग्रिम याचनाएं जब प्राप्त होती है तो हम इस प्रकार प्रविष्टि करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। इस दशा में संबंधित याचना के देय होने की प्रविष्टि के साथ एक और प्रविष्टि की जाती है जिससे अग्रिम याचना खाते में से राशि संबंधित याचना खाते में हस्तांतरित हो जाती है। वो होती है कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। इसका ब्याज लाभों पर प्रभार है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि इसका भुगतान करना ही पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके ब्याज की। इसमें बता चुके हैं कि जो ब्याज है, जो ब्याज की दरें हैं वो अगर कॉल इन एरियर है तो टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट के अनुसार जो कंपनी जो अंशधारी है वो कंपनी को देगा किस दर से, 10% की दर से देगा। और इसकी एंट्री अपनी बुक्स में कंपनी करती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट। इसका जो नरेशन होगा वो इस प्रकार हम लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल इन एरियर्स। इसका कैलकुलेट किया जाएगा कितने माह तक, वो माह हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि ये ड्यू तब हुआ था, इसको पे तब करना था, अब तक उसने पे नहीं किया है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं करता है तब तक उस अवधि की गणना की जाएगी और उस अवधि को भी कंसिडर किया जाएगा। जो शेयर अमाउंट जैसे 10,000 का अमाउंट है उसने 2 महीने से पे नहीं किया है तो 10,000 इंटू 2/12 और 10% की दर से अंशधारी को पे करना है इंटू 10/100। इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसकी वर्किंग करते हैं और फिर हम उसे जर्नल में दर्शाते हैं। तो आपको क्योंकि ये प्रतिवार्षिक है तो मंथ वाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो अवधि है ये अयाचित कितने टाइम पीरियड तक रही है और उस टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर उसकी जनरल प्रविष्टि आपको करनी पड़ती है और फिर इंटरेस्ट फिर अल्टीमेटली पीएनएल अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी प्रकार अगर किसी अंशधारी ने एडवांस में दिया है तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई रूल्स रेगुलेशन कंपनी के स्वयं के नहीं है तो टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो संचालक होते हैं कंपनी के उनको अंशधारी को 12% वार्षिक के आधार पर ब्याज अंशधारी को देना पड़ता है। और इसकी जो जर्नल प्रविष्टि होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और इसका जो नरेशन होता है वो हम इस प्रकार लिखते हैं, बीइंग इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 12%। कितना एडवांस दिया है, कितने माह पहले उसने कब उसको चुकाना चाहिए था, कब उसका भविष्य में कभी ड्यू हो रहा था और उसने पहले ही उसको एडवांस में दे दिया है तो कितनी अवधि पूर्व उसने दे दिया है उस पीरियड का हम कैलकुलेट करेंगे। उस अवधि के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और इसको जो देना पड़ता है वो 12% की दर से देना पड़ता है। तो आज हमने बात करी कॉल्स इन एरियर्स की और कॉल्स इन एडवांस की, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।